तो हमारे गुजरात विकास संस्कृति ही और गंगा गंगा के किसी भी कोने में चले जाओ तो एक संस्कृति ही होती है। गंगा भारत को भी छोड़ में चले जाओ, भारत को एक रखेगी और ये विचार को जनता को छोड़ हम नहीं भारत का एक रखेंगे और ये विचार को जब तक हम नहीं हम विश्व में जो कुछ भी अच्छा है भारत की सब स्वीकारने के आदि है। हम विश्व में जो समय जो कुछ भी अच्छा है वो सब स्वीकारने के आदि का मूलभूत स्वभाव विश्व में जो दुनिया भी अच्छा है जो आगे बढ़ाने का भारत का हम अगर पीछे है स्वभाव स्वीकारते हैं। दुनिया का ज्ञान में जो आगे बढ़ी हम पीछे तो हम अगर पीछे है तो हम इसको स्वीकारते हैं। व्यवस्थाओं में आगे बढ़ी अगर हम पीछे जो बुरा ना था परंतु पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला था। हमारा जो आज पुराना कार्य हो गया है जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला था स्पष्टता के साथ आ गया है। भारत ने कभी छोड़ा। मैं स्पष्टता के साथ आज अभिस्व करना चाहता हूँ। बंधुत्व की बात भी छुए जो समझाते हैं 50 साल के पहले बंधुत्व की बात आज हुए जो पूरी वसुधा करते हैं कि हजारों साल के पहले हमने पूरी वसुधा को हमने हमारे मंदिरों में अंतरिक्ष से लेकर कब्रों पशु से लेकर वनस्पति तक हमने हमारे मंदिरों में अंतरिक्ष से लेकर कब्रों से लेकर वनस्पति तक शांति के लिए आना चाहता हूँ। आइडिया ऑफ इंडिया पर्यावरण हमें समझाते मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ। आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते अलग प्रकार से आइडिया ऑफ इंडिया परमो धर्म सत्यमेव जयते से आगे आइडिया ऑफ इंडिया सर्वहिंसा परमाणु धर्म से आइडिया ऑफ इंडिया कुटुंबकम सर्वपंथ समभाव आइडिया ऑफ इंडिया नारायण की सेवा में कुटुंबकम आइडिया ऑफ इंडिया नारी की नारायण दरिद्र नारायण आइडिया ऑफ इंडिया एक नारी तू नारायण का बहुधा वदन आइडिया ऑफ इंडिया एकम इंडिया दीपका वैष्णव वजन की सत्य में अगर वैष्णव इंडिया आप समझते हैं इंडिया भारत को वैष्णव वजन दिक्कत नहीं करेगी। मित्रों 2014 से 2022 के तक की यात्रा जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई वहां इस 8 साल के अंदर सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से आर्थिक रूप से और संस्कृति को पुनः गौरवान्वित करने की दृष्टि से भारत के अंदर सभी प्रकार का बहुत काम हुआ है और भारत के अंदर सम विकास की एक कल्पना को चरितार्थ करने का काम हुआ। ढेर सारी उपलब्धियां हुई और वो उपलब्धियों के अंदर भारत के 80 करोड़ लोग एक विचारधारा के तहत देश चला। 80 करोड़ लोग अपने आप को देश की व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं मानते थे। अंत्योदय की विचारधारा के आधार पर एकात्म मानववाद की विचारधारा के आधार पर गरीब कल्याण की विचारधारा के आधार पर जब भारत चलने लगा आज देश के 80 करोड़ लोग अपने आप को भारत की व्यवस्था का हिस्सा मानने लगे। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिले, हर घर में शौचालय गया, हर व्यक्ति को घर मिला, हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था हुई, हर गरीब के स्वास्थ्य की 5 लाख तक का खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है। पीएम किसान के माध्यम से ढेर सारे किसानों को ऋण ही न लेना पड़े इस प्रकार की व्यवस्था करी। हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया, बिचौलिए निकालकर हर एक को अपना फायदा डीबीटी के माध्यम से लगभग 19 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से पहुंचा। और एक सब करते 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 जब कोरोना आया तब पूरा विश्व भी आश्चर्यचकित रहकर आज हमारी व्यवस्था पर मीमांसा करने के लिए बाध्य हो गया है। हमारी व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए बाध्य हो गया है कि भारत जैसे देश में 190 करोड़ टीके लग गए और कहीं पर कोई अव्यवस्था नहीं। 45 सेकंड के बाद टीका लगाने वाले के पास इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। दुनिया के विकसित देश भी ये व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और इसी का कारण है कि कोरोना के बाद भी आज हम दुनिया की स्पर्धा में सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को भी हमने सुधारा, सप्लाई साइड को भी सुधारा और गरीब से गरीब व्यक्ति को 2 साल तक
इसके घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाने का अनाज पहुंचाकर कोरोना के समय में संवेदना के साथ इसकी जिंदा रहने की व्यवस्था की, इसके घर के चूल्हे को जलाने की व्यवस्था। और ये जो विचार है वो विचार ही आइडिया ऑफ इंडिया है। आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी 21-22 में लगभग सभी बड़े देशों में सबसे ज्यादा अनुमानित वृद्धि हमारी 8.9% है। 2022 में 400 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हम पार कर चुके हैं। लगभग कृषि का निकास भी आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। पीएलआई योजनाओं में 30 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भारत में शुरू होने वाली है। राजस्व हमारा दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आजादी के बाद पीक पर है। जीएसटी 1.67 लाख करोड़ रुपया का आंकड़ा हमने हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 11 से ज्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं। विद्युत ट्रांसमिशन में भी हमने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। और एक प्रकार से सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से भारत को संपन्न बनाने का, भारत को समविकास के माध्यम से समृद्ध बनाने का एक प्रयास, सफल प्रयास ये 8 साल में हुआ है, जो हमारे अमृत महोत्सव के माध्यम से, अमृत काल के माध्यम से सदी होते होते सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने तक जाने वाला है। ये जो कल्पना है कि विकास समाज के एक वर्ग के लिए नहीं, विकास सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक हो, विकास की अवधारणा समभाव के साथ होनी चाहिए। ये जिन्होंने भी एकात्म मानववाद और अंत्योदय का चिंतन पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि विकास को किस प्रकार से समभाव के साथ किया जा सकता है। और 8 साल के अंदर हमने इसको नीचे तक उतारने का काम किया है। जब नव भारत की हम बात करते हैं तो नव भारत किस रास्ते पर महासत्ता बनेगा, नव भारत किस रास्ते पर सामर्थ्यवान देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा, वो रास्ता मोदी जी ने तय कर दिया है। और वो रास्ते में 8 साल की हमारी यात्रा समाप्त भी होगी। सुरक्षित भारत का जहां तक सवाल है, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले भारत की कोई रक्षा नीति ही नहीं। हम विदेश नीति को ही रक्षा नीति मानते थे। अगर रक्षा नीति थी भी तो भी विदेश नीति की परछाई में वो दब कर रह गई। इस देश पर सालों से हमारी पड़ोसी देशों के द्वारा प्रचंड रूप से हमले होते, आतंकवादी भेजे जाते थे। उरी और पुलवामा में ये 8 साल में भी ये प्रयास हुआ। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब घर में घुस कर दिया, तब समग्र विश्व के सामने भारत की रक्षा नीति क्या है स्पष्ट हो। विश्व भर के देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम शांति के चाहक भी है, शांति के पुजारी भी, जहां मगर हमारी सेना और हमारी सीमा के साथ जो छेड़खानी करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हम दृढ़ निश्चयी हैं। और पहली बार देश की आंतरिक सुरक्षा के अंदर, देश की बाह्य सुरक्षा के अंदर देश के किसी नेता ने एक निर्णायक भाषा के साथ विश्व को अपना परिचय कराया कि भारत के साथ कोई किस प्रकार से भारत की सीमाओं की अपमान नहीं कर सकता। और निर्णायक परिचय पूरे विश्व में भारत के परिचय में परिवर्तित हुआ। जब भी रक्षा के क्षेत्र की बात होती थी तब 2 ही देशों की बात होती, अमेरिका और इजराइल, जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत और चौकन्ने रहते हैं। आज वो 2 देशों की सूची में तीसरा नाम जुड़ रहा है, हमारे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी। पूर्वोत्तर के अंदर ढेर सारे हथियारी ग्रुप थे। ये 8 साल के अंदर 9000 हथियारी ग्रुप के एक्टिविस्टों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में आए। ढेर सारे समझौते हुए, कारगिल आंदोलन का समझौता हुआ, बोडोलैंड का समझौता हुआ, ब्रू समझौता हुआ, NNFT का समझौता हुआ। और आज स्थिति ऐसी हुई है
कि अब सपा हटाने के लिए आंदोलन करने पड़ते थे और भारत सरकार के लोग बचाव की मुद्रा में जवाब देते थे, नहीं भाई ये जरूरी है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वो ही उत्तर पूर्व के अंदर, वो ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज शांति प्रस्तापित होने के कारण हमने बहुत बड़े हिस्से से उत्तर पूर्व के 75% हिस्से से अब सपा को हटाने का काम है। अब सपा को आइडियोलॉजी के आधार पर, ह्यूमन राइट के आधार पर हटाने वाले लोगों को ये जवाब है। ह्यूमन राइट उनका भी है जो आतंकवाद में मारे जाते हैं, जो आतंक फैलाते हैं, उनके ह्यूमन राइट की चर्चा करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, ह्यूमन राइट उनका भी है जो आतंकवाद की भेंट चढ़े, और उनके ह्यूमन राइट की रक्षा करने का रास्ता कानून हटा देना नहीं है, स्थिति ही ऐसी निर्मित करना जहां कानून की जरूरत ही न पड़े। इस प्रकार की स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाई। धारा 370 और 35 से हटाना सालों से, वो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे कर सकते, क्या हो। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को चुटकी बजाते हुए इसको कर भी दिया, और जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, मैं गर्व के साथ उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की भी किसी में हिम्मत नहीं है। जब दृढ़ता के साथ निश्चित उद्देश्य मन में रखकर कोई शासन करता है तो परिवर्तन किस प्रकार से आता है, इसका उदाहरण। जब देश का ही सर्वोपरि रखकर कोई शासन करता है तो रास्ते की कितनी भी दिक्कतें हो, अपने आप रास्ता समान हो जाता है और गाड़ी पूर्वाट चलने लगती है, कोई बाधा नहीं रहती है। इसका उदाहरण वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र में भी हमने ढेर सारे प्रयास किए, विकास के मोर्चे पर भी प्रयास किए हैं और सुरक्षा के मोर्चे पर भी प्रयास किए हैं। आज देश में सबसे कम जिले, वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत होने के बाद सबसे कम जिले आज यहां पर दिखाई देते हैं। नए भारत की जो कल्पना है, इसमें सुरक्षित भारत में, मैंने कहा क्या, सामाजिक रूप से सम विकास होना चाहिए, समाज के हर वर्ग का विकास होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से समग्र विश्व के अंदर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, कौवत होना चाहिए हमारे पास। इस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए, सुरक्षित भारत की, और ये सब बनाना है। तो धर्मेंद्र भाई यहां बैठे हैं, मोदी जी एक नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैं मानता हूं एक भविष्य के भारत का उज्जवल दस्तावेज है। 2020 की नई शिक्षा नीति के अंदर भारतीय मूल्यों में निहित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना को आज के समय के अनुरूप जमीन पर उतारने का प्रयास किया गया है। हर प्रकार के ज्ञान को एक प्लेटफॉर्म देने का इसके अंदर प्रयास है, रोजगारी को भी प्लेटफॉर्म देने का प्रयास। बच्चा सिर्फ पढ़ लेकर पाइपलाइन जैसे कोर्स में ग्रेजुएट होकर बाहर न निकले, बच्चे के अंदर जो क्षमताएं पड़ी, वो क्षमताओं का संपूर्ण दोहन करने का उसको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, मंच देना पड़ेगा। वो अपनी क्षमताओं का सबसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाए, इस प्रकार से उसको तैयार करना चाहिए, इस प्रकार से उसको पढ़ाना चाहिए। और वो व्यवस्था नई शिक्षा नीति में, जो नई शिक्षा नीति को बारीकी से देखेंगे उनको मालूम पड़ेगा कि देश के लिए 5-3-3-4 का जो नया मॉडल आया है, 10+2 का मॉडल की जगह वो मॉडल कितना उपयुक्त होने वाला है। और मैं मानता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले 5 साल मातृभाषा में पढ़ाई एक बच्चे के विकास के लिए निहायत जरूरी है। न केवल बच्चे के विकास के लिए, देश के विकास के लिए भी, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा साहित्य, हमारा व्याकरण वो उसकी मातृभाषा में पढ़ा है। अगर बच्चा उसी से कट जाता है वो अपने मूल से कट जाता है, और जो मूल से कट जाते हैं वो कभी बड़े नहीं होते। बड़े तो वो ही होते हैं जिनके मूल पाताल तक गहरे।
और वो तभी हो सकते हैं जब बच्चा अपनी देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई भी दुनिया की भाषा, क्यों सिर्फ अंग्रेजी, फ्रेंच भी सीखे, जर्मन भी सीखे, चीन की भाषाओं का भी अभ्यास करें, जापानीज भी सीखे, कोई आपत्ति नहीं है। मगर मैं गुजराती न पढ़ूं, मैं हिंदी न पढ़ूं, तो मैं अपने आप को इस देश की मूल धारा के साथ जोड़कर नहीं रखता। और इसको मोदी जी ने ट्रस्ट दिया है। कक्षा 5 तक माध्यम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसकी मातृभाषा होगी, 6 से 8 तक वोकेशनल ट्रेनिंग, कारपेंटरी, इसके अंदर अनेक प्रकार के गुणों को डेवलप करने की व्यवस्था की गई है। और 11वीं में पहले जो साइंस, कॉमर्स या कला में जाना था, 9वीं कक्षा से ही उसको अपनी स्ट्रीम तय करने का, और जो स्ट्रीम वो तय करता है उस पर ज्यादा ट्रस्ट देने का विकल्प दिया है। हमारी सरकार ने कई प्रकार का सोच विचार कर कई लोगों के सुझाव लेकर नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया है। और मित्रों, मैं विधायी परिषद का कार्यकर्ता रहा, शायद ये पहली शिक्षा नीति मोदी जी के नेतृत्व में, धर्मेंद्र भाई भी बैठे हैं यहाँ पर, आई है, जिसका कोई विरोध ही नहीं कर पाया है, सबने इसका स्वागत किया। यही बताता है कि कितनी समावेशी है। नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना, रिसर्च और प्रोफेशनल एक ऐसी फौज तैयार करना जो देश में R&D और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाएंगे, यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य है। इस देश के युवाओं के लिए भी मोदी जी ने अपार संभावनाओं का एक मंच, अलग अलग मंच खड़े कर रखे हैं। मैंने जैसे कहा, नई शिक्षा नीति अनुसंधान और कौशल, रिसर्च और स्किल को बढ़ावा देगी। कैपेसिटी बिल्डिंग पर इस शिक्षा नीति में बहुत ध्यान दिया गया है, इस पर ज्यादा वजन दिया गया है। हायर एजुकेशन के अंदर ये 8 साल के अंदर लगभग 2014 से 39 नए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए। IITs, IIM, NIT, IIIT और IISER ढेर सारे शुरू की गए। मेडिकल की कॉलेज में 55% की वृद्धि की है और MBBS की सीटों में लगभग 1.25 गुना वृद्धि और PG मेडिकल में 2 गुना वृद्धि करने का काम 8 साल के कम अंतराल में नरेंद्र मोदी जी। स्किल इंडिया मिशन के तहत स्किलिंग और रीस्किलिंग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 का लॉन्च हो चुका है। लगभग 4 लाख युवाओं को हमने प्रशिक्षित किया है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिर्फ स्टार्टअप की बात अभी कर रहे थे, यहां से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ युवा बैठे उनको भी बताना चाहता हूं कि 2016-17 में 724 स्टार्टअप, जरा मेरा आंकड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2016-14 में 724 स्टार्टअप थे। आज 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप बनने की प्रक्रिया है। 10,000 से अधिक स्टार्टअप तो सिर्फ कोरोना काल में हुए और 2014 में जो 724 स्टार्टअप थे उसमें से सिर्फ 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में थे। आज 51 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब के अंदर हमारे बच्चों थे। कितना बड़ा मंच भारत के युवाओं को भारत की सरकार ने प्रदान किया है। और एक मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात है, जितने भी स्टार्टअप है उसमें से 44% स्टार्टअप हमारी युवा बहनों ने बनाए हुए हैं। इनकी डायरेक्टर हमारी युवा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये छोटे से शहरों से आते हैं। 45% स्टार्टअप 2 टायर और 3 टायर शहरों से आते हैं। आज छोटे से शहर में रहने वाला बच्चा भी अपने आप का अपना स्टार्टअप शुरू कर विश्व के युवा के साथ इस मंच से स्पर्धा कर सकता है। अगर संभावना है, अगर शक्तियां हैं, तो उसको प्लेटफॉर्म देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मेक इन इंडिया के माध्यम से लगभग भारत को
उत्पादन का, विश्व में उत्पादन का हब बनाने का हमने काम किया है। डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया, एनिमेशन, सूर्योदय, ढेर सारी योजना मोदी जी युवाओं के लिए लाए हैं। और नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट रूप से एक नीति है, इस देश को महान इस देश का युवा ही बना सकता है और कोई इस देश को महान नहीं। इस देश को अगर हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर जाना है तो युवा को प्रेरित करना पड़ेगा, युवा को रास्ता दिखाना पड़ेगा, युवा को मंच देना पड़ेगा और वो काम हर क्षेत्र के अंदर होता है। मित्रों, आज मैं यहां हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इस देश को समस्याओं का देश कहते हैं। ठीक है, स्वागत है, समस्याओं को आइडेंटिफाई करना भी बड़ी बात है। आइडेंटिफाई करेंगे तो ही तो इसका निवारण होगा। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, इस देश में 100 से अधिक समस्याएं हो सकती है, मगर इस देश में लाखों समस्या का समाधान भी इस देश की विचार में ही हो सकता है। इस देश में सैकड़ों समस्या हो, मगर इस देश के मूल विचार के अंदर लाखों समस्या का समाधान करने की ताकत भी इस देश के अंदर है। और अगर हम उस रास्ते पे जाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और आज मैं जब यहां आया हूं, डीयू में आया हूं, तब मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी को वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। हिंसा और वैचारिक लड़ाई, इसका रण क्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। आइडियोलॉजी यूनिवर्सिटी से ही बनी। युवा आइडियोलॉजी में संघर्ष की जगह, लड़ाई की जगह विमर्श को स्थान दें। जो श्रेष्ठ है वो अपने आप बाहर आ जाए। हम क्यों चिंता करें? एक बार विमर्श करें, एक बार चर्चा करें। समय की कसौटी पर जो खरा उतरेगा वो ही माना। और मैं आज इतना निश्चित रूप से मानता हूं कि कोहिनूर को कोई 10,000 फुट नीचे भी दफना दे, कभी न कभी वो अपने मूल स्वरूप में देदीप्यमान होकर जाए। आइडियोलॉजी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। लड़ने से आइडियोलॉजी कभी प्रस्तावित भी नहीं होगी। ना हम इसका प्रचार और प्रचार कर सकते, ना इसकी स्वीकृति ला सकते। विचार और विमर्श से ही स्वीकृति आती है, विचार और विमर्श से ही आइडियोलॉजी आगे बढ़ती है और विचार और विमर्श से ही आइडियोलॉजी युगों युगों तक चलती है। और ये हमारा रास्ता है। इस देश के अंदर नालंदा हो या तक्षशिला हो, तोड़ने वाले चले गए, उनको कोई याद नहीं करता। कहते हैं जब नालंदा का पुस्तकालय जलाया गया 6 महीने तक धुआं उठता। ठीक है, इनको त्वरित संतोष मिल गया होगा, मगर जिस विचार को वो जलाना चाहते हैं वो आज भी अक्षुण्ण है और अपनी जगह पे गौरव के साथ। इसलिए आइडियोलॉजी के लिए वैचारिक लड़ाई की जगह यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। विचार विमर्श की जगह यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। अपने सिद्धांतों को लिए विचार विमर्श के आधार पर ही आगे बढ़ाना चाहिए और देश के निर्माण के लिए भी अपनी आइडियोलॉजी को स्वीकृति दिलाकर उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आइडियोलॉजी संघर्ष का रास्ता बनती है तो वो आइडियोलॉजी ही नहीं है और कम से कम इस देश की आइडियोलॉजी तो नहीं है। मित्रों, बहुत सारे युवा बैठे हैं। आज देश में नए प्रकार का विचार चल पड़ा है, अधिकारों की लड़ाई का। ठीक है, संविधान ने हमें सबको अधिकार दिए, परंतु अधिकार के साथ साथ दायित्व का भी संविधान ने उल्लेख किया है और कोई ऐसा अधिकार नहीं होता जो दायित्व निभाए बगैर हमें भागना चाहिए। युवाओं को देश के प्रति युवाओं का जो दायित्व है, समाज के प्रति युवाओं का जो दायित्व है, गरीबों के प्रति युवाओं का जो दायित्व है, इसका भी सदैव विचार करना चाहिए। एक नया विचार इस देश में कुछ सालों से चल रहा है। अधिकारों की मांग को सबसे ज्यादा ताकतवर करना, इसके आधार पर असंतोष खड़ा करना, असंतोष को संगठित कर एक प्रकार की नई अव्यवस्था खड़ी करना। मैं युवाओं को कहता हूं थोड़ा कम अधिकार मिलेगा
तो कुछ नहीं जाएगा। अगर ज्यादा दायित्व का चिंता करेंगे तो किसी के अधिकार की अपने आप हम चिंता कर लेंगे। हम जब अपने दायित्व की चिंता करते हैं तो इसके साथ ही किसी के अधिकार की रक्षा करते हैं, और इन अधिकारों की मांग के आधार पर हिंसा फैलाना हमारी विचारधारा नहीं, इस देश का विचार नहीं। ये देश हमेशा से अपने दायित्व के लिए भी सदैव जागरूक रहा है। जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मगर उसका रास्ता भी सही होना चाहिए। अगर उसके रास्ते पर हम नहीं जाएंगे, सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो हम देश का भला नहीं करेंगे। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब इस संगोष्ठी की शुरुआत हुई है 3 दिन की, और स्वराज से नव भारत तक की कल्पना और विचार का पुनरावलोकन, मुझे लगता है इसके लिए बहुत सही समय है। बहुत समय हमने गंवाया है, अब ज्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। अनेक प्रकार के लोगों ने विचार का मंथन करना चाहिए। मंथन से जो अमृत निकलेगा वो मुझे भरोसा है कि अमृत काल के अंदर वो अमृत भारत को सर्वोच्च बनाने के लिए जरूर काम आएगा। और हम सब शायद वो भाग्यशाली लोगों के अंदर से है जो 1200 साल से इस देश के लोग देखना चाहते थे कि देश ऐसा हो, वो कल्पना पूरी नहीं हो पाती थी। हम सब शायद ऐसे भाग्यशाली लोग हैं, अपने जीवन काल में ही महान भारत को देखने के लिए हम भाग्यशाली होंगे। मैं फिर से युवाओं को इस संघर्ष का रास्ता छोड़कर, अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष का रास्ता छोड़कर दायित्व के रास्ते पर जाने के लिए अपील कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो आप सीधा प्रसारण देख रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय से, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक इंटरनेशनल सेमिनार में अपने विचार रख रहे थे। और इस सेमिनार का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण, स्वराज से नए भारत तक। और इसमें उन्होंने जहां एक और स्वराज की परिभाषा की व्यापक व्याख्या रखी सामने, तो वहीं ये भी बताया कि किस तरीके से नए भारत के निर्माण को लेकर पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने काम किया है। अलग अलग मोर्चों पर सरकार की सोच, सरकार के विचार, सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी एक ब्यौरा गृह मंत्री ने सामने रखा। तो साथ ही साथ इस मंच से उन्होंने युवाओं को भी महत्वपूर्ण संदेश दिया और ये कहा कि विमर्श का रास्ता अपनाएं, संघर्ष का नहीं, क्योंकि विचारों पे विमर्श होना चाहिए, संघर्ष नहीं। उन्होंने इस बात की भी बात की और युवाओं को इस बात का भी संदेश दिया कि अधिकारों की मांग तो हम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने दायित्व का भी निर्वहन जरूरी है, क्योंकि जब अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं तो किसी और के अधिकारों की भी हम रक्षा कर पाते हैं। तो महत्वपूर्ण संदेश युवाओं के लिए और देश के विकास को लेकर एक क्या बड़ी तस्वीर लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, किस तरीके से अगले 25 साल हमारे संकल्प से सिद्धि के लिए हैं, ये पूरा संदेश आज गृह मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय से दिया। और अब मिड डे प्राइम में आइए बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर, लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं फ्रांस के कान में, जहां महत्वपूर्ण परिचर्चा इस वक्त जारी है। इंडिया इज कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। मैं गीत वहीं के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, which means I sing the songs of the land where love has been the culture. I belong to that land and I am here to tell you the tales of this magnificent land, India, that is Bharat. Namaskar, a very good morning to friends from the world of cinema. I stand before you honored to represent a civilization that is more than 6,000 years old, a youthful nation of over 1.3 billion Indians, and the world's largest film industry that produces over 2,000 films annually. It's a great honor that India has been chosen as the country of honor at Marché du Films at the Cannes Film Festival. India and France are also celebrating the 75 years of their diplomatic ties. Cannes is also celebrating the 75th year. Over the years, Festival de Cannes has played a significant role in strengthening Indo-French relations. Indian content has been ruling the hearts and minds of the global audience, and the stepping stone was laid by bestowing the Palme d'Or to the prolific Indian filmmaker Chetan Anand's film Neecha Nagar in 1946. And one decade later,
It was the Indian filmmaker Satyajit Ray, Pather Panchali won the Palme Award. And I'm sure over the last so many decades, Indian cinema has been entertaining not only the Indians but the people world over. In the year 2013, it was Mr. Amitabh Bachchan who was invited to open the festival, and over the years, numerous members of Indian film industry have served on the Cannes jury, as we have Mr. Shekhar Kapoor also amongst us today. India intends to give you, the global audience, a flavor of the country's cinematic excellence, technological prowess, rich culture and illustrious heritage of storytelling. India's red carpet presence captured the diversity of our cinematic excellence, not only in the terms of representation of actors and filmmakers from various languages and regions, but also the OTT platforms with a strong presence of music composers and a folk artist who have enthralled audiences, young and old. From the media and Indian startups sector, from the media and entertainment also sector, present to showcase are also their present technological prowess, their technological prowess from the world of AVGC, from the world of a strong delegation of animation professionals from the celebration of India at Cannes, the celebration of India at Cannes, recognition of our cinematic and excellence, the recognition of our cinematic the world over is set to manifest the country. The world over is set to manifest the country of the world, into the content hub today of the world. The flavor today. The choice, the flavor, and narrative. The choice and narrative shifted from the Eden in the West, has shifted from the Eden in the West, and settled India's in the East. Has been beautifully captured. Has been beautifully captured and narrated. Indian cinema has played. Indian cinema has played and portrayed a crucial role. Our fight for independence. Our fight for turbulent times. And in our turbulent times, today the media and entertainment sector in India, today the media and entertainment sector in India contributor is significant contributor to the creative economy, not only to the creative economy, projecting, but India's also for projecting abroad. India's soft government has envisioned. Our government has envisioned initiatives and spearheaded over the last 8 years to boost co-production. 8 years to boost co-production. As it was mentioned in the now film to boost co-productions. Film shoots and film facilitations in India. Film shoots and film facilitations in India, such as Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, have taken the lead through film facilitation policies and providing co-production opportunities and providing co-production opportunities. In 2018, we had designated audio-visual services as audio-visual champion sectors, as one of the 12 champion sectors, and recently set up an AVGC task force of the industry leaders to prepare a policy roadmap for India to take up a quantum leap in this sector and position us as the preferred post-production hub of the world. A few weeks ago, the world's largest digitization and restoration process of 5,900 films, documentaries and features was initiated in line with our vision to preserve, protect and promote our cinematic heritage for our future generations. We are seeing that within India and across the world, the nature of the media business and the content creation, consumption and distribution has changed. The advent of artificial intelligence, virtual reality, immersive technology, such as the metaverse, presents immense possibilities to India's IT-enabled services and IT-skilled workforce. According to the reports, the OTT market in India is predicted to grow at 21% annually. Some of us are thinking whether it will grow at 21% or not, but let me say, it has been the case even during the pandemic. And while it is going to grow at 21% annually, we are going to reach the 2 billion mark by 2024, and you could see where it is going to touch by 2040. So there is immense potential in the Indian filmmaking industry, content creation. I'm sure with the new scheme, what we have announced yesterday, to help the filmmakers from the world to come and shoot in India, film in India, create content in India, come for the post-production as well. These incentives will help
to get and attract more business into India. Today, Indian platforms outnumber foreign ones, and there is a golden rush amongst broadcasters as well as the telcos to set up their own OTT platforms. India is bustling and hustling in its towns and villages. Our tales and talent from the hinterland are capturing the imagination of filmmakers and movie lovers, both in mainstream cinema as well as the OTT platforms, and winning awards on the way. With this in mind, we are also focusing more on developing regional film festivals across the country, of which one which I inaugurated last year was in Ladakh. The festival was at 11,000 feet height where we inaugurated it. Very well accepted, not locally but nationally as well. Kashi is another where our Prime Minister Modi comes from, with a rich cultural heritage, one of the oldest towns of the civilization. J&K, one of the heavens on the earth, Jammu and Kashmir. So these are the few names I'm just mentioning. There are such festivals all over India in various regions and states. Looking ahead, one can boldly say that what India creates today is being consumed by the world tomorrow. We are perfectly poised to take another leap, as nearly 300 million citizens are set to connect online as India marches ahead in cementing its space in the commerce of the media and entertainment sector. Government policies are aimed at boosting India's media and entertainment ecosystem, which is a sunrise sector expected to generate nearly $53 billion annually. The opportunities India offers to the world to connect, communicate, create, and in terms of choice as well as consumptions are unlike anywhere in the world. And this is why Prime Minister Modi and his government aims to do the following to unleash the potential of this sector: transforming India into a global content subcontinent, and use the skill of our youth to make the India the preferred post-production hub for the AVGC sector. We will take all the necessary measures to speed up the co-production collaborations from around the world, also offer the best locations and the historical locations in India for film shoots. India offers to the world a young aspirational demographic market, and that is online, with another 400 million about to log on, which in itself is huge, unlike any other market in the world. We will continue to actively engage with the industry to expand the animal spirits of the media and entertainment industry, so that Indian companies, global investors, and the players need not look further. We firmly believe that in the next 5 years, with collaborative efforts, our nation, Bharat, will be amongst the leading quality content producing nations across the globe. कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हारे से मिलाने की कोशिश में लग जाती है. And I'm sure our efforts, not only from the government side but for the entire cinema fraternity, will be there to make India the content subcontinent of the world. They say, and if I have to translate that into English for your benefit, it means they say if you want something with your heart, then the entire universe works to help you get it. And I'm sure not only Indians but others also help us to get it. And that is why the land of storytellers is on the spotlight of the cinematic world today and ready to engage and collaborate. So I extend an invitation to the global players, global filmmakers, to come and shoot in India, enjoy our hospitality, our breathtaking landscapes, our ancient history, and take advantage of our technological prowess in post-production and much more. क्योंकि ये बस अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त. So this is mere trailer. The movie is yet to be released. Thank you for listening to me and being here. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
Thank you, Mr. Minister. And I now hand over the podium to Ms. Vani Tripathi Tikku, Member CBFC, to lead the discussion. Good morning, everybody. Namaskar, bonjour. We are here at a momentous time in history where India is tagged as the honor country for Marshido film this year. And we have the presence of some formidable industry leaders today amongst us who will be here to inquire how India is emerging as a content hub and what kind of influence generation is happening within the festival now and what resonance will it have for the world around us. Let me start by, Minister Sir, would you be up with us at the podium? Okay. Mr. Anurag Singh Thakur, whose brilliant keynote address you just heard. Shekhar Kapoor, globally renowned filmmaker and chairman of the Film and Television Institute of India. Shri Prasoon Joshi, poet, lyricist, screenwriter, and chairperson, Central Board of Film Certification. Shri Apurva Chandraji, Secretary, Information and Broadcasting, Ministry, Government of India. Scott Roxburgh, editor of Hollywood Reporter. Philip Averill, formidable producer with a great India story which he will share with you today. And last but not the least, somebody who's premiering his film tonight, R. Madhavan, actor, producer, writer, and now also a director. Thank you, gentlemen. You can take your seats. So, friends, in 1946, just about 6 months before India gained its independence, Indian cinema made its mark at the very first Cannes Film Festival by winning what was called the Grand Prix of cinema, which is now called the Palme d'Or. Chetan Anand, with his Neecha Nagar, made history with the narrative of the underdog and what a nation to be born would be going through. So many decades later, films like Lunchbox, Masan, Shaji Karun's famous film Piravi, which is also in the Cannes Classic this year, his other film which he cinematographed, Thumb, are all making waves and have been so. But today, with the changing narrative of content and how we look at stories around us, the land of Kathavachaks or storytellers is also going through a huge transformation. So today we inquire that transformation with leaders from the industry, thought leaders, people who know their job of not just telling stories, but also bringing stories to a world of many, many influencers. Today, opinion gets created in 30 seconds, 30 minutes, and 300 minutes. I would start with Shekhar Kapoor, who has been talking about immersive storytelling for a long time. Last year, we did a research paper together on changing narratives digitally and also immersive storytelling and what influences it generates to the world. How is India the most immersive storyteller today, Shekhar? And what will it do to generate influence around it globally? Hi, is that working? Yeah? Yes, it Can is. you hear me? All right. So my biggest fear right now is I'm about to turn into, if I haven't already turned into a dinosaur. Here's what's happening. The next films, when we talk about India, I'm talking about India in the future. We are one of the cheapest broadband connected nation in the world. We are one of the highest connectivity in the world, right? We have the largest technological resources in terms of engineers and computers and AI in the world. We have the highest number of current film technicians, cameramen, editors, costume designers, writers, directors. There are more directors currently shooting in India right now, I promise you, than currently every day than all the films that are being made in the UK. Currently, right? So, where is this leading to? My competitor now is no longer another filmmaker in this form. We've created this form of filmmaking, a 2-hour film, for a reason. My competitor is this little boy who's 14 years old, and he has access to broadband, and he wants to influence the world. That's what he or she, they want to do.
somebody, a little 18-year-old girl, wants to take up her smartphone and say, this is Anuradha speaking to the world, it's 8 a.m.